Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer in the late 1300s, came soon after a devastating bubonic plague swept through England and Europe, claiming millions of lives. Chaucer, one of the earlier English poets, used the common language of Middle English, helping to make it more widely spoken and understood during this time. मशहूर किताब कैंटरबरी टेल को जेफरी चौसर ने 1300s के एंड में लिखा, जब बेबोनिक प्लेग की वबा की वजह से इंग्लैंड एंड यूरोप में हजारों लोगों की जिंदगियां चली गई। चौसर उन इब्तदाई इंग्लिश पोइट में से था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि मोस्टली वहाँ पे समझी जाती थी, बोली जाती थी, उस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी राइटिंग में यूज किया। The poem has 26 stories wrapped around a main story about a bunch of pilgrims traveling to Canterbury. Chaucer talks about how men and women relate to each other, religious and the things like cheating in English societies. He looks at people from different backgrounds like the rich, the religious leader and the common folk who often did not get along. Chaucer uses humor to show how the pilgrims act one way but are different inside. He shows how people care more about worldly stuff even when they are on religious trip to Canterbury Cathedral. इस पोइम के अंदर 24 मुख्तलिफ स्टोरीज बयान की गई हैं। उन पिलग्रम्स की स्टोरीज बयान की गई हैं जो कि कैंटरबरी की तरफ जा रहे हैं, यानी उनकी जो रिलीजियस जगह थी वहाँ पे वो इबादत के लिए जा रहे हैं, वर्शिप के लिए जा रहे हैं। चौसर इंग्लिश सोसाइटी में औरतों और मर्दों के जिनसी ताल्लुकात, रिलीजन के ऊपर और जो वहाँ पे धोखाबाजी सोसाइटी में की जाती है उनके ऊपर तंज करता है। वो डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालता है, जिस तरह से कॉमन जो इंग्लिश लोग थे, जो इंग्लिश कॉमन लोग थे या रिलीजियस लीडर थे, वहाँ के जो अमीर लोग थे, इनकी लाइफ के ऊपर वो नज़र दौड़ाता है और वो मजाक के ज़रिए से एक तंज के तौर पे पिलग्रम्स की लाइफ के बारे में बताता है कि ये पिलग्रम्स, जो ये इबादत करने वाले लोग हैं, ये अंदर से कैसे हैं और बाहर की तरफ से किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा वो इस बात पे भी तनकीद करता है कि ये लोग वर्शिप के लिए आए हैं कैंटरबरी में, लेकिन यहाँ पे आके भी, इस रिलीजियस जगह पे आके भी उन्हें अपने दुनियावी स्टफ और दुनियावी जो उनसे है मामलात हैं उनकी फिक्र है। The Canterbury Tales starts off with these well-known lines. When April comes with its sweet, fragrant showers, which soak the dry ground of March and water every root of every plant with sweet liquid, then people feel like going on pilgrimage. The storyteller, who is like Chaucer himself, is staying at the Tabor Inn in Southwark, just outside London, when a group of 29 pilgrims arrives. Canterbury कहानी इस बात से शुरू होती है जब अप्रैल अपनी मीठी और खुशबूदार बरसात लेके आता है तो वो मार्च की खुश जमीन को भिगो देती है और हर पौधे की हर जड़ को मीठे पानी से भर देती है। तो लोग ज़ियारत पे जाने का इरादा करते हैं। कहानी सुनाने वाला, जो कि चौसर ही है, वो साउथवर्क के टैबर इन में इन तमाम पिलग्रम्स की मेजबानी कर रहा है, जो कि ये 29 पिलग्रम्स यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। The owner of the inn, Harry Bailey, makes a plan. Every pilgrim must share 4 stories during their trip. 2 on the way to the shrine of Saint Thomas a Becket at Canterbury Cathedral, and the 2 of their way back to London. The innkeeper will travel with them to judge the best story, and the other pilgrim will cover the winner's dinner when they return. अब 30 लोगों का ये जो ग्रुप है, जो कि पिलग्रम्स हैं, वो एक इन में यानी एक सराय में स्टे करते हैं जिसका मालिक हैरी बैली है। अब हैरी बैली ये इरादा करता है कि हर जो पिलग्रम है वो 4 स्टोरीज सुनाएगा। 2 स्टोरीज तो वो उस रिलीजियस जगह पे जब जाएंगे उस दौरान पे सुनाएगा और 2 स्टोरीज वो वापसी के रास्ते पे सुनाएंगे, और इस तरह से वो 4 स्टोरीज कंप्लीट करेंगे। और इस दौरान जो हैरी बैली है, जो सराय का मेजबान, जो इस सराय का मालिक है, वो इनके साथ रहेगा ताकि वो जज कर सके कि किस पिलग्रम ने एक अच्छी स्टोरी सुनाई है, और जिसने भी सबसे अच्छी स्टोरी सुनाई होगी, बाकी के जितने भी लोग हैं वो उसके डिनर की रकम जो है वो पे करेंगे। और यहाँ पे बात याद रखने की है कि जो इनका मालिक है उसका नाम हैरी बैली है, और जबकि जिस रिलीजियस जगह पे वो जा रहे हैं वो है श्राइन ऑफ सेंट थॉमस अ बेकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। वो और वापसी पे वो कहाँ पे आएंगे? लंदन की तरफ वापस आएंगे। तो ये जगह के नाम थे। द नरेटर देन इंट्रोड्यूसेस द pilgrims, starting with the knight who has the highest status and drew the shortest load for the right to tell the first tale.
The knight is a brave and polite nobleman who fought in crusades to defend Christianity. His rough cloth tuning Karl Faustin has rust stain from his chainmail coat. Knight जो कि बहुत ज्यादा बहादुर और पोलाइट नोबलमैन था, उसने क्रिश्चियनिटी की फतह के लिए बहुत सी जंगें भी लड़ी थी और इस बात का अंदाजा इस चीज से किया जा सकता है कि उसके जिस्म पे जो और ये जंग के निशान किस वजह से है, जब वो जंगों में लड़ने के लिए चेन से बना हुआ कोट पहनते थे या चेन से बना हुआ एक ड्रेस पहना चाहता था, तो उन चेन्स की वजह से जंग के निशान उसके कपड़ों पे भी पड़ गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि वो किस कदर नोबल पर्सन है, जंगों में पार्टिसिपेट करता रहा है। The knight's son, the squire, goes with him. He is 20 and enjoy love and fun. He wears clothes with red and white flowers. He often sings or plays the flute. He is the only pilgrim beside Chaucer who wants to be a writer. नाइट का बेटा स्क्योर उसके साथ जाता है जो कि 20 साल का है और वो प्यार मोहब्बत इश्काना मिजाज रखता है। उसके कपड़ों पे वो जो ड्रेस वो पहनता है उस पे रेड और वाइट फ्लावर्स बने हुए हैं और ज्यादातर वो गाना पसंद करता है, बांसुरी बजाना पसंद करता है। और जो ट्रेवल्स का ये ग्रुप है उनमें सिर्फ यही वाहिद बंदा है जो कि राइटर बनना चाहता है। आल्दो कि चौसर तो है ही है जो कि राइटर बनना चाहता है और इसके अलावा जिनसे है ये स्क्वेयर जो नाइट का बेटा स्क्वेयर है, इसकी भी ये ख्वाहिश है कि वो एक अच्छा राइटर बने। The yeoman travels with the knight. He wears green clothes and has arrows made from peacock feathers. He carries a bracer, sword, buckler, and sharp dagger. On his chest, he wears an image of St. Christopher. अच्छा जी, जो नाइट है वो अपने बेटे के अलावा योमन जो उसका गुलाम है उसके साथ सफर कर रहा है और इस योमन ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उसके पास जो तीर है वो मोर के पंखों से बने हुए हैं और उसके पास एक अल्कोहल ड्रिंक है, तलवार है, बोकलर है यानी जो प्रोटेक्शन के लिए राउंड शीट जो सी है फोर आर्म पे पहनी जाती है, वो शीट उसके पास उठाई हुई है और एक तेज किस्म का चाकू उसके पास है। The narrators talk about the clergy next. The prioress, also known as Madame Electine or Mrs. Sweetbriar, sings religious songs sweetly, speaks French and has good manner at the table. She would cry if she saw a mouse trap and she has small dogs with her. She wears a brooch with the words Amor vincit omnia, meaning love conquers all. इसके बाद narrator clergy की बात करता है और फीमेल जो नन है जिसे मैडम एलेक्टीन भी कहा जाता है और स्वीट ब्रायर और स्वीट या मिसेस स्वीट ब्रायर भी कहा जाता है, जो कि रिलीजियस सॉन्ग बहुत मीठा सा गाती है, फ्रेंच बोल सकती है और इसके अलावा उसे टेबल में खाने पीने के मैनर्स में बहुत सलीकेमंद है। इसका दिल इतना नरम है कि अगर वो किसी चूहे को भी ट्रैप में फंसा हुआ पाए तो वो रोने लगती है। और इसके अलावा इसके पास कुछ डॉग्स भी हैं जो इसके साथ रहते हैं और इसने एक ब्रोच पहना हुआ है ओमर विक्टिन ओमिया, जिसका मतलब है कि प्यार हर चीज को फतह कर सकता है। The prioress travels with the second nun who serve as her secretary as well as 3 priests. और ये prioress एक नन के साथ सफर करती है जो कि उसकी सेक्रेटरी भी है और इसके अलावा उसके साथ 3 मजीद प्रीस्ट भी इसके साथ हैं। The monk is next, a modern man who prefers to hunt hares with his greyhounds rather than read books in the cloister. The monk is well fed, fat, and his eyes gleams like a furnace in his head. Next वो monk की बात करता है जो कि modern man है, वो उसे घोड़ों की सवारी करना, खरगोश का शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद है, खाने पीने का शौकीन है, बॉडी उसकी काफी मोटी है और इसके अलावा उसकी आंखों में एक चमक है, इस तरह से लगता है जैसे कि उसके सर में कोई फर्नेस फिट कर दिया गया हो जिसकी वजह से उसकी आंखें चमक रही हों। The friar named Herbert is cheerful and playful. He is allowed to ask for money in specific areas. Rich landlords like him, and so do respectful women in the town. He listens to people's confessions, forgives them, and is really good at asking for money. Friar, जिसे हर्बर्ट भी कहा जाता है, ये एक खुश मिजाज आदमी है और ये लोगों को और इसे अलाउ किया जाता है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाके वो पैसे मांगता है और रिच जो लैंडलॉर्डर हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इसे पसंद भी करते हैं और इवन के वुमेन्स भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। ये लोगों के कन्फेशन सुनता है, जो उन्होंने गुनाह किए होते हैं उनके कन्फेशन को सुनता है, उन्हें माफ़ करता है और पैसे मांगने में ये माहिर है।
The merchant has a split beard, wears colorful clothes, and sits tall on his horse. He shares his thoughts seriously and does great business without owing anyone money. But the narrator worries because they do not know what others think of that merchant. मर्चेंट जिसने अपनी दाढ़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कलरफुल क्लॉथ पहनता है, घोड़े पे बैठना पसंद करता है और इसके अलावा अपनी राय दूसरों के साथ संजीदगी से शेयर करता है और बेहतरीन बिजनेसमैन है। इसने किसी का कर्ज नहीं देना और इसके बारे में जो नरेटर है वो थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उसे नहीं पता कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। Next is clerk. He is scholar from Oxford University. He prefers having 20 books by Aristotle over fancy cloth or musical instrument. So he wears worn-out short coat. He only has a little coat, which he uses to buy books and learn more. Next clerk की बात की गई है जो कि स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर है और वो प्रेफर करता है कि उसके पास जो एरिस्टोटल की बुक्स हों और वो बजाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के और फैंसी कपड़ों के वो बुक्स रखना अपने पास ज्यादा पसंद करता है। यही वजह है कि शॉर्ट कोट पहने हुए हैं और इसके अलावा उसके पास थोड़ा बहुत सोना है जिसे बेच के वो बुक्स वगैरह खरीदता है और इस तरह से वो अपने नॉलेज में इजाफा करता है। The man of law, also known as sergeant of the law, is a wise and respectful. The man of law, also known as sergeant of the law, is a wise and respectable, or at least appear to be so. His legal documents are flawless, even though he is highly respected, and he wears a simple, colorful coat. Man of law, जिसे sergeant of law भी कहा जाता है, ये समझदार और respectful आदमी है और जो भी ये legal documents तैयार करता है उसमें किसी किस्म का error नहीं आता, कोई mistake नहीं होती और इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। ड्रेसिंग की बात करें तो उसने सिंपल कलरफुल कोट पहन रखा है। The Franklin travels with the man of law. He has beard as white as a daisy and is always cheerful. He loves good food and his house is always full of meat pie, fish and other delicious dishes. Franklin man of law के साथ ट्रैवल कर रहा है और जिसकी फूलों की तरह सफ़ेद दाढ़ी है और वो हमेशा खुश रहता है। इसके अलावा अच्छा खाना वो पसंद करता है। उसके घर में गोश्त, मछली और बहुत सी जो डिलीशियस डिशेस हैं वो पकाई जाती हैं।